ट्रम्प की स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पर। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोशिश करूंगा अगर इलेक्शन जीत जाता हूँ। बहुत सारे हमारे सहाफी इस वक्त अमेरिका वगैरह गए हुए हैं कवरेज के लिए इलेक्शन की, और वो बता रहे हैं। तो देखिए वहां पर भी जो इवन मौजूद लोग हैं उनको बड़ी अच्छे से अवेयरनेस है कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त पाकिस्तान में और किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब अमेरिका के सदर थे इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौरा किया था, तो उन्होंने बड़ा वार्मली उनको वेलकम भी किया और बड़ा उनको वहां पे जबरदस्त तरीके से गर्मजोशी से पूरा उनका वो दौरा हुआ था। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र भी किया और कहा कि वो मेरे दोस्त हैं। तो इससे एक जो यहाँ पर तासुर बनता है वो ये कि शायद ट्रंप के आने से माहौल बदल जाए। ये अफरीदी साहब का ऑप्शन आपको क्या लगता है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको लगता है कि ये एक नरमी का ऑप्शन है? जब से उन्होंने हलफ उठाया है और उसके बाद से कुछ चीजें जो उन्होंने की हैं सिंबॉलिकली, वो तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जो ख्वाहिशात थी वो कोई पूरी होती नजर नहीं आती, या उनके जो मकासद थे 26वीं आईनी तरमीम करने के, वो उस तरह से शायद सर्व ना हो सके। बजाहिर तो ऐसा लगा है जो उन्होंने स्टार्ट लिया है। वेलकम सियासत और पीके से मैं हूं कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज हाफिज तजियाकार समीना पाशा। मेरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ दिन पहले आपकी नौकरी चली गई। उस क्या प्रोसेस क्या हुआ? आपको नौकरी से निकाला क्यों गया, या ऑफर किया गया उसके बाद फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ? ये क्या मामला था? जी शुक्रिया आपका वकार। बस तो पुरानी बात हो गई, क्या इसको टटोले। ये कोई ऐसी नई कहानी है नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। शायद आगे भी कुछ अरसा में ये कुछ देखना ही पड़े अभी। लेकिन बस आपको मालूम है कि सच जो है वो बोलना इतना आसान नहीं होता, उसकी एक कीमत होती है, वो आपको बाजू का चुकानी भी पड़ती है। तो ठीक है, कोई नहीं। हम खुश हैं इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि नौकरी तो हो या ना हो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत काफी मिली है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की। बाकी मेरा ख्याल है कि एक दर बंद होता है तो कई दर खुल जाते हैं, तो ये चीजें तो आप सहाफी हैं खुद भी, और बाकी भी अगर आप लोगों की जिंदगी देखें जो सहाफी हमारे बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ सहा है, बड़ा बड़ा कुछ से गुजरा है उनके ऊपर। तो फिर चीजें चलती रहती हैं, आगे मूव ऑन होती है लाइफ, तो कोई ऐसी बात नहीं। उस्मान बुखारी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कल भी, कह रही है कि बात फिर धमकी की हो जाएगी। मतलब वो एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर वो समझती हैं कि मैं कुछ भी कहती हूँ तो वो धमकी है। वो धमकियां देती भी हैं। और आपको भी मरियम नवाज को नागवार गुजरा आपका बोलना। पंजाब में खातून वजीर आला हैं, आप भी खातून हैं। खवातीन के लिए कहा गया था कि जब वो वजीर आला बनी उन्होंने कहा कि मेरिट है या नहीं है, वो खवातीन के लिए एक बड़ा पुरस्कून माहौल देंगी, खवातीन को बड़ा फैसिलिटेट करेंगी। मगर आपकी तो नौकरी खा गई। देखिए बात वही आ जाती है कि हर दौर में खवातीन या उसकी बात नहीं है, मर्द हजरात हो या खवातीन हो, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुक्मरान कौन हो। ये हमेशा ही देखा गया है। ये कोई इस दौर की बात नहीं है कि जो भी हुक्मरान तबका होता है उसको हमेशा ही जो सहाफी है उनमें से खास तौर पर जो कोई थोड़ा ब्लंटली बात कर रहा हो वो ज्यादा नजरों में आ जाता है। तो ये उसी का ही एक शाखसाना है, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकली नहीं हम कह सकते कि कुछ ऐसा डिफरेंट हो गया जिससे पहले कभी नहीं हुआ, ये इस तरह की चीज है। अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए। सहाफियों को बिल्कुल एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और अनटिल अनलेस कि आपका कोई भी कहा हुआ अगर पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर है, तो फिर तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि कोई कार्रवाई नहीं बनती। हाँ, अगर कोई आइन और कानून के हदूद से बाहर जाकर किसी ने कुछ किया है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल एहतसाब के दायरे में भी लाना चाहिए। मैं तो समझती हूँ सहाफी भी हो या कोई भी तबका हो, उसको आइन और कानून के मुताबिक एहतसाब के दायरे में होना चाहिए। ये कोई बेनिफिट नहीं है, किसी को एडवांटेज लेने की जरूरत नहीं है कि जी मैं सहाफी हूँ तो मुझसे कोई पूछ नहीं सकता, मैं जो मर्जी बोलता रहूं। लेकिन ये है कि फिर चीजें सामने भी आनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कहा गया या ऐसा क्या गलत किया गया जिसकी वजह से जो है कोई आपके ऊपर नाराज हो। तो बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं इससे अब आगे बढ़ चुकी हूँ। बहरहाल आपने गलत क्या किया था जिसके ऊपर नाराजगी हुई? यही तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता ना मुझे कुछ ऐसा बताया गया है किसी तरफ से भी कि कुछ किस बात के ऊपर या किसी किस गलत काम के ऊपर कोई आपके ऊपर खपा हो। उस्मा बुखारी कहती है मीडिया के पास पैसा बहुत है, हम बहुत ज्यादा इश्तेहारात भी देते हैं। उसके बाद प्लॉट्स का भी मामला है, एक सकाफियों को भी प्लॉट दिए गए। कोई प्लॉट शॉट मिला आपको भी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्लॉट नहीं मिला।
और मैं ऑनेस्टली वैसे आपको बताऊं कि मैं समझती हूँ कि अभी उस दिन वकला को भी कोई ग्रांट्स की बात हो रही थी, कोई हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही थी, इसी तरह ये सहाफियों के लिए भी ये बात होती है। तो देखिए ये बड़ा अजीब है कि हमारे मुल्क में हम कुछ तबकात को स्पेसिफिक करके उनको किसी भी तरह फैसिलिटेट करें या उनके ऊपर ऐसा लगे कि जैसे नवाजिशात हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मामला लगता है, स्पेशली सहाफियों के कॉन्टेक्स्ट में या जजेस के कॉन्टेक्स्ट में या कुछ भी ऐसा जो कि नजर रखने वाले लोग हैं हुक्मरानों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं या उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई बेनिफिट लेते हैं किसी भी तरह का हुकूमत से, तो फिर इस बात का खदशा तो मौजूद रहता है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी जुबाबंदी भी हो रही है, कहीं ना कहीं आप जब लोगों से कुछ फायदा हासिल करते हैं तो फिर आप जाहिर है कैसे इंडिपेंडेंटली तनकीद भी कर सकते हैं। तो मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि ये जो तरीका है ये चेंज होना चाहिए। इश्तेहारात सरकारी तौर पर इस तरह से मिलना, उससे भी चैनल की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसी तरीके से सहाफियों को अगर स्पेसिफिकली नवाजा जाए तो ये भी एक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई काबिल तहसीन अमल है। इससे तो यही तासुर मिलता है कि आप बेसिकली लोगों को खुश कर देते हैं और वो आपके चूंकि शुक्रगुजार होते हैं तो उस तरह खुलकर आपके ऊपर फिर वो तनकीद नहीं कर रहे होते हैं। तो ये तो बजाय इसी तरह की स्ट्रैटेजी नजर आती है। तो फर्क क्या पड़ा इस वक्त, चूंकि आप इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता था, किला कहा गया। उस किले के क्या हालात हैं? ये प्लॉट्स देने के बाद, इश्तेहारात देने के बाद, चैनल्स को फाइनेंशियली बकौल उस्मा बुहारी के इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। बयानिया कहाँ पहुंचा? नून लीग को कहाँ तक अब आप आपको लगता है कि बेहतरी आ गई है, अब कंट्रोल में है चीजें, अब जो चाहे वो दिखा सकते हैं? जो चाहे दिखा सकते हैं कौन, हुक्मरान या चैनल्स? हुक्मरान। नहीं देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल 100% आप कह लें कि कोई आवाज ही नहीं उठा सकता। हर दौर में, चाहे आप जिया के दौर से शुरू हो जाए, आगे भी चलते जाए, आमरीयतों के दौर में भी और जो जमहूरी आमरीयतें मुसल्लत रही हैं उनके दौर में हमेशा कोशिश की जाती है मीडिया को कंट्रोल करने की मुख्तलिफ तरीकों से, सख्ती करके भी और नवाज के भी, तो दोनों तरीकों से। और इसमें फिर भी कुछ ना कुछ आवाजें होती हैं जो फिर भी आवाज तो अपनी कह रही होती हैं, जो वो कहना चाहती हैं इंडिपेंडेंटली कह रही होती हैं, भले उसके लिए उन्हें कुछ तकालीफ भी बाजुकात उठानी पड़ी हैं। तो ये 100% अगर आप कहें कि सब कुछ इस दौर में बंद हो सकता है तो वो मुमकिन नहीं है। इस दौर में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है वकार, क्योंकि अब एक पूरा पैरेलल मीडिया आपके साथ खड़ा है, एक जिन की तरह, और वो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर हर तरह जो है वो बात भी हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, ट्विटर है, एक्स जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर लोग अपनी बात करते हैं। तो ये 100% तो आप गला दबा ही नहीं सकते इस दौर में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे चली गई है और ये जो इस तरह के हथकंडे हैं ये बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसलिए नैरेटिव बिल्डिंग को कंट्रोल करना सिर्फ मीडिया के थ्रू अब इस दौर में मुमकिन है ही नहीं। चाहे आप किसी के भी हक में अगर आप कहें ना कि जो ऑपोजिशन भी अपना नैरेटिव जो है वो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कोई भी सच्चा झूठा बना सकती है, तो वो भी ऐसा नहीं है, हुकूमत भी नहीं बना सकती और वो भी नहीं। क्योंकि इन दी एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि नैरेटिव है किसके पास। जिसके पास नैरेटिव होगा वही कुछ सेल करेगा ना। अब आपकी दुकान पे कोई चीज ही नहीं है तो आप खाली दुकान जितनी मर्जी उसको लाइटिंग लगा के चमका लें, वो क्या उसमें आप बेचेंगे क्या जब आपकी उस दुकान में कुछ माल ही नहीं पड़ा हुआ। तो देखिए नैरेटिव होने के लिए पहले, नैरेटिव बेचने के लिए पहले नैरेटिव होना जरूरी है। और इस वक्त जो एक बड़ा क्राइसिस है पिछले 2 साल से मुख्तलिफ सियासी जमातों में अदर देन पीटीआई, तो वो यही है कि उनके पास कोई नैरेटिव है ही नहीं। वो किस नैरेटिव को सेल करें? तो वो एक नैरेटिव, दो नैरेटिव, तीन नैरेटिव बदलते रहे। कभी वो परफॉर्मेंस का नैरेटिव लेके आ जाते थे, फिर उन्होंने दूसरा नैरेटिव ये बनाया कि जो अपोजिशन की जमात है उसको दहशतगर्द जमात और इस टाइप की इंतशारी जमात, इस तरह का एक नैरेटिव इनका बना दिया जाए। वो भी उन्होंने करने की कोशिश की। फिर अब उनको जब दोबारा से हुकूमतें मिल गई हैं तो अब वो दोबारा ये वाला नैरेटिव, दोनों नैरेटिव साइमल्टेनियसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अवाम में जाकर देखें तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि नैरेटिव किसका ज्यादा मकबूल है। ये कंट्रोल करने की जहां तक बात है, आपको इल्म है शायद आज ही इस पे हैपनिंग्स हो रही हैं कि एक नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है दहशतगर्दी का, और उसके बाद 3 माह तक किसी भी एक वजह की बुनियाद पर किसी को भी सिक्योरिटी अदारे जेर हिरासत रख सकते हैं। तो लगता है कि आप कंट्रोल कर लेंगे या डरा लेंगे? खौफ तो बिठा लेंगे ना, अगर कंट्रोल ना हुआ तो।
ये तो पिछले 2-2.5 साल से ही हम देख रहे हैं कि वो खौफ के सहारे ही तो अभी तक चीजें चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन जहां तक इस स्पेसिफिक आपने कानून की बात की है, तो पहले तो मुझे ये बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये कानून यकीनी तौर पर चैलेंज भी होगा, क्योंकि इस तरह 3 महीने तक किसी को आप हिरासत में रख लें और वो भी इस तरह से कि मतलब उसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफात लगा दें। दहशतगर्दी की दफा तो वैसे ही हमारे मुल्क में एक मजाक बना के रख दी गई है। मतलब अगर एक खातून बैरियर भी हटा रही है तो वो भी दहशतगर्दी की दफात के अंडर उसको भी आप पकड़ के ले जाते हैं। अगर कोई बेचारा शख्स खामोशी से एक साइड पे खड़ा, एक खातून बल्कि जैसे अलीमा खान साहिबा है, वो एक साइड पे खड़ी हुई थी उसके रोड के ऊपर, ना उनके हाथ में कोई डंडा, ना उनके पास कोई बहुत सारे लोगों का कोई इज्तिमा, ना कुछ, उनके भी आपने दहशतगर्दी की दफात लगा दी। तो दहशतगर्दी की दफा तो वैसे ही आपने इस मुल्क में एक अजीब सा मजाक बना के रख दी है, और फिर उनको आप इतना टाइटन करने जा रहे हैं, तो इससे तो बाहर यही लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडे के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है कि जो मुखालिफ आवाजें हैं, चाहे वो सियासी रहनुमाओं की हो या जो भी कोई बोलने वाला हो, उसको जो है आप दबा सके। मेरा ख्याल है ये चैलेंज भी होगा, फिर देखते हैं अदालतें उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि ये काफी इसमें मसाइल हैं, सुकम हैं, जिसके ऊपर जाहिर है क्वेश्चन रेज हो। अब ये दहशतगर्दी का आप जिक्र कर रहे हैं, दहशतगर्दी का हमने बचपन में सुना, हमने किताबों में पढ़ा, या हमने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। दहशतगर्दी बहुत सीरियस ऑफेंस है। दहशतगर्दी पर तो आपको पता है, ये तो नो टॉलरेंस पॉलिसी होती है रियासत की दहशतगर्दी के ऊपर। हमारे यहाँ तो हर चौक, दहशतगर्दी के ऊपर तो जंगें हो चुकी हैं मेरे भाई। मुल्कों की जंगें हो चुकी हैं इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ ये इतना एक तो सीरियस बंदे पर इशू है। दहशतगर्दी का मुकदमा है। हाँ जी। हमारा हर दूसरा बंदा दहशतगर्द है इस तरह से। तो ये बस मैंने जैसे खुद ही कहा कि ये बेसिकली जब आप किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर कानून की अपनी हैसियत भी खराब होती है, और फिर रियासती जो इदारे हैं उनकी साख पे भी निशान उठता है। अब आप देखिए ना, इस्लामाबाद पुलिस अगर किसी एक निहत्थी खातून को सड़क किनारे से पकड़ के ले जाए और उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दे, तो फिर अदालतें भी जब उनको प्रोसिक्यूट करती हैं, पूछती हैं वहां पे पुलिस वालों को, एहलकारों को, तो उनके पास भी उस तरह का कोई जवाब ही नहीं आ रहा होता उस तरफ से। तो ये किसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही होती है? तो ये मेरा ख्याल है सोचने की बात है कि आप इस तरह के सीरियस जो एक्ट है उनको अगर मकामी तौर पर चीजों को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो जो उसका एग्जैक्ट जिस मकसद के लिए वो कानून बनाया गया था, उसका फिर वो तासुर और उसकी जो अफादियत है वो फिर आप खुद ही खत्म करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पाकिस्तान का हर चौथा इंसान दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाए, उस पर मुकदमा, दहशतगर्दी के इल्जाम में चलता हुआ इंसान अगर किसी एयरपोर्ट से क्रॉस करके जाता है इंटरनेशनली, फिर इसके ऊपर आपको क्या नजर आता है कि एक क्या इमेज बिल्ड होगा, और पाकिस्तानियों को इसके क्या आगे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? जाहिर है जितनी चीजें भी हो रही हैं इस तरीके की, उसमें पाकिस्तान का कोई नाम रोशन तो नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे से पीछे ही चलते चले जा रहे हैं, और जो एक आलमी सतह पर हमारा मकाम है वो और पीछे की तरफ हम गिर रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें हर चीज का ही हिस्सा है कि जब आप बिल्कुल इंसानी हकूक की पामालियां इस लेवल की करें, जहां पर आप आजाद अदालतों की बजाय इस तरीके से मतलब खेज मुकदमात के थ्रू लोगों को विक्टिमाइज करने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है ये चीजें कोई नेकनामी का बाइस तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं अब ये समझती हूँ कि अब तो शायद कुछ ऐसा भी लेवल आ रहा है कि बाहर के लोग भी बहुत हद तक इतना ज्यादा अवेयर होते चले जा रहे हैं, उन्हें भी पता लगने लग गया है कि असल कहानियां हैं क्या और असल चीजें हो क्या रही हैं। और आप उनसे अगर गुफ्तगू करें, जैसे अब बहुत सारे हमारे सहाफी इस वक्त अमेरिका वगैरह गए हुए हैं कवरेज के लिए इलेक्शन की, और वो बता रहे हैं, तो देखिए वहां पर भी जो इवन मौजूद लोग हैं उनको बड़ी अच्छे से अवेयरनेस है कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त पाकिस्तान में और किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो अब ये वो दौर नहीं है वकार के जिसमें आप कुछ भी कहें और वो हर कोई मान ले, और आप आसानी से लोगों को धूल झोंक के कोई अपना नैरेटिव जो है उसको मकबूल बना सके। तो अब वो वक्त रहा नहीं, अब चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं और आप सच को ज्यादा देर छुपा नहीं पाते। आपने अमेरिका का जिक्र किया। ट्रम्प की स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पर, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोशिश करूंगा अगर इलेक्शन जीत जाता हूं। जबकि पाकिस्तान में एक शख्स मौजूद है जो कि खुद को कहते हैं मैं ट्रम्प का बहुत करीबी हूं, साजिद तारण। वो कहते हैं कि ट्रम्प कुछ भी नहीं करेगा इमरान खान के लिए, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत करीबी हूं। टेलीविजन शोज में बैठते हैं, वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, पूरी दुनिया से सहाफी और लोग जा रहे हैं उसकी कवरेज करने के लिए, एक इंटरेस्टिंग माहौल है। मगर ट्रम्प का करीबी इंसान पाकिस्तान में क्या कर रहा है?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो किसी दौर में शायद उनके कोई मुशीर वशीर रहे हैं, लेकिन अब तो पूरी कैंपेन में ही वो कहीं वहां पर तो हमें नजर ही नहीं आए। और अब तो बिल्कुल ही चंद दिन रह गए हैं इंतखाब में, और वो फिर भी इधर उधर अगर दूसरे ममालिक में मौजूद हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लें वो कितने करीबी हैं। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ट्रंप कोई इमरान खान को निकालने में कोशिश करेंगे या नहीं, ये तो एक चीज हमने बहरहाल देखी थी जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे। इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौरा किया था, तो उन्होंने बड़ा वार्मली उनको वेलकम भी किया और बड़ा उनको वहां पे जबरदस्त तरीके से गर्मजोशी से पूरा उनका वो दौरा हुआ था। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र भी किया और कहा कि वो मेरे दोस्त हैं। तो इससे एक जो यहाँ पर तासुर बनता है वो ये कि शायद ट्रंप के आने से माहौल बदल जाए, क्योंकि जो बाइडेन के दौर में हमने बहरहाल ये तो जरूर देखा, और इस पे तो मेरे ख्याल सब इत्तेफाक करते हैं कि पीटीआई की जब हुकूमत थी और जो बाइडेन वहां पर सदर बने, तो उसके बाद एक सरमहरी थी ताल्लुकात में, और सब इमरान खान साहब को इंटरव्यू भी करने जाते थे तो सवाल ये करते थे कि जो बाइडेन का फोन आया या नहीं आया। तो वो एक ये चीज तो देखी गई कि जैसे अमेरिका उस दौर में कोई बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के हवाले से या पीटीआई के जो गवर्नमेंट थी उसके साथ ताउन उस तरह से नहीं कर रहा था, या उनके साथ खुश नहीं था, या उनके ताल्लुकात में एक सर्द महरी थी। अब ये एक चीज सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो उम्मीद दिलाती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कि शायद जी अब वो ट्रंप आ जाएंगे तो वो कोई तब्दीली आ जाएगी मौकफ में। लेकिन ये हमें अपनी जगह देखना होगा कि अगेन कहीं पे भी किसी भी मुल्क में कोई भी हुकूमत आए या जाए, इस बात से कतई नजर हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में वही हुकूमत आए जिसको अवाम लेकर आए। ये नहीं है कि हम ये सोचते रहें कि जी अगर वो वहां पर आएगा तो फिर इससे तो ताल्लुक फिर वही बन जाता है जहां से बात शुरू हुई थी कि भाई किसी भी मुल्क के आने जाने से हुकूमतें हमारे मुल्क पे उसका क्यों असर हो, अगर इसी चीज से तो। अगर देखें मिस जी बिन पाशा, तो इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका, ये आप भी मानती हैं। वहां पर जो गवर्नमेंट होती है, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो पार्टी होती है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है पाकिस्तान में। इमरान खान की जब गवर्नमेंट गई, आपको भी पता है वो हम्म। कैसे गई थी। अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ट्रंप आएगा, उसके स्टेटमेंट्स हैं और वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जी जी, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होता नहीं है या नहीं। जी मैं ये नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आइडियली आइडियली तो ये होना चाहिए कि भाई कहीं पे कोई भी हुकूमत हो, हमें उससे क्या लेना देना हो, हमारे मुल्क के शफाफ इंतखाब होने चाहिए और उसके नतीजे में अवाम जिसको भी लेकर आए उसको हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अमेरिका के हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हमें अपने बहुत सारे मामलात में उनकी हिमायत दरकार होती है, और उन्होंने भी ये जज करना होता है कि हमने उनके मफादात का किस हद तक तहफुज किया है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके बाद फिर हमें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है और उसके फायदे भी उठाने पड़ते हैं। तो दोनों बातें हमें नजर आती हैं, हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी जगह एक फैक्ट है, आपकी बात दुरुस्त है। तो ये बिल्कुल इसका मैंने जैसे पहले कहा कि इसी वजह से कि ट्रंप के आने से बजाय ऐसा लगता है कि शायद कोई पॉलिसी चेंज हो, तो उसकी वजह से कुछ इमरान खान साहब को फायदा भी हो। तो ये तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब ट्रंप अगर वाकई बन जाते हैं प्रेसिडेंट, अभी तो जाहिर वहां पे भी इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो फिलहाल वहां से खबरें आती हैं वो बाहिर तो यही नजर आ रहा है कि वो आगे हैं। लेकिन देखते हैं इलेक्शन डे पे कुछ भी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो फिर उसके बाद ही आइडिया हो सकेगा। लेकिन मैं तो आइडियल उसमें सिनेरियो में बात कर रही हूँ कि आइडियली तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कहीं पे कोई हुकूमत बदले तो हमारी भी हुकूमत साथ ही बदल रही है। यस। इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पर चीजें तब्दील हो जाएंगी। यहाँ पर नवंबर, बहुत से लोग कह चुके हैं बशमूल आपके कि नवंबर बड़ा अहम है। नवंबर में चीजें बदलेंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। कैसा है नवंबर? मैं ये तो नहीं कह रही कि बदलेंगी, लेकिन मैंने ये कहा है कि इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और उनके कुछ ना कुछ हमें कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे या बुरे नजर जरूर आएंगे। तो इस लिहाज से उसकी एक इम्पोर्टेंस है। वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं? एक तो यही ये भी बात है, जाहिर है कि अमेरिका में अगर हुकूमत की तब्दीली होती है तो वो भी हमें देखना होगा। दूसरी एक चीज जो अभी रिसेंटली हमारे अपने मुल्क में हुई है वो चीफ जस्टिस की तैनाती है। काजी फायज ईसा साहब बहरहाल जो पिछला एक पूरा सेटअप था उसका एक बहुत अहम पिलर थे, एक बहुत अहम किरदार थे। तो उनके जाने के बाद अब एक नया किरदार अगर कहानी में उभरा है तो देखना होगा कि आगे जुडिशरी जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो ज्यादा जो मेरी नजर है वो इस बात के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, 26वीं आईनी तरमीम को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और उसके नतीजे में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सब चीजें ऐसी होंगी जिसके असरात आपको नीचे तक जुडिशरी में नजर आएंगे। तो इस वजह से ये भी चूंकि हम इस पूरे नवंबर में देखेंगे कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या लाएमल देती है, जुडिशल कमीशन
के नतीजे में कौन सा आईनी बेंच बनता है, आईनी तरमीम कौन सा जो बेंच है उसका जायजा लेगा, वो स्टे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें आखिरकार इन दी एंड हमें ये डिसाइड करते हुए नजर आएंगी कि हमारे मुल्क में कोई तब्दीली आएगी या फिलहाल चीजें ऐसे ही चलेंगी। और जाहिर है इसी के नतीजे में हम ये भी देखते हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा है, अभी हमने देखा कि वो रिहा हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के केसेस की अगर बात की जाए तो बजाहिर तो उनके ऊपर इस वक्त कोई सजा है नहीं, और जो अंडर ट्रायल केसेस में अगर वो इस वक्त गिरफ्तार हैं तो वो तो किसी भी वक्त जमानत हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट है नवंबर। और उसमें एक और जो चीज, सॉरी मेंशन करना भूल गए, कि पीटीआई ने भी एक अब एहतजाज करना है, और उनका भी ये कहना है कि नवंबर में ही वो कोई फाइनल एहतजाज या फाइनल कॉल जिसको वो कहते हैं वो करने जा रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि अवामी तहरीक कितनी बड़ी वो खड़ी करने में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। तो दोनों सूरतों में, तो जैसे मैंने कहा, ये तीन चार अहम फैक्टर्स हैं। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये नवंबर में ही कि इससे चीजें आगे इसी तरह बढ़ने जा रही हैं या फिर उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन है। अब कुछ दिन पहले जुल्फी बुखारी साहब ने ये कहा कि महातिर मोहम्मद कोशिश कर रहे थे मुलाकात करने की। उसके बाद डोनाल्ड ब्लूम की भी कहा जा रहा है कि वो भी मुलाकात के लिए भेजने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनली ये चीजें इन दिनों में ज्यादा हैपनिंग हो रही है। कांग्रेस मेंबर्स ने जो लेटर्स भी लिखा है, ये सारी चीजें इन दिनों एक्टिव हो रही हैं, इमरान खान साहब के हवाले से, जेल के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान में। इनका क्या लिंक है? क्या डेमोक्रेट्स इस वक्त कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर वजह क्या है? इंटरनेशनली कुछ चीजें एक्टिव हो गई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सियासत के रिलेटेड। नहीं, ये मैं नहीं समझती कि ये इस वक्त एक्टिव हुई हैं। ये पिछले 4-5 महीने में काफी चीजें हुई हैं, और उसकी एक वजह ये है कि जो पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर्स हैं उनकी एक काफी मुतहरिक होना है उनका। और फिर वहां पे जो 2-3 स्पेशली लीडर्स हैं इस वक्त मौजूद, शहबाज गिल साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों, शहजाद अकबर हैं, कुछ और लोग हैं, तो वो काफी एक्टिव हैं मुख्तलिफ सतहों पर, वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये पिछले 3-4 महीने में ही हमने देखा, जब यूएन के जो वर्किंग ग्रुप है उनकी तरफ से भी एक बात सामने आई, एक जायजा रिपोर्ट। फिर हमने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से देखा, कांग्रेस से देखा, इधर अमेरिकन जो एक करारदाद पास हुई थी वो हमने देखी, बरतानिया की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया वो भी हमने देखा। तो ये सारे मतलब पिछले 3-4 महीनों में ये कंटिन्यूसली हो रहा है, और उसके पीछे जाहिर है पीटीआई की एक जो ओवरसीज मकबूलियत है और जो उनका वहां पे एक पूरा स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है, उसके नतीजे में ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन वो किस हद तक नतीजा खेज होगा ये अब देखना होगा कि इस वो अपने तौर पे कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी आ जाती हैं, लेकिन वो क्या कोई नतीजा भी प्रोड्यूस कर पा रही हैं अभी तक हमने नहीं देखा, सिवाय इसके कि कुछ स्टेटमेंट जरूर आती हैं। तो ये अब देखना होगा कि वो नतीजा खेज किस हद तक होता है। वो मेरा ख्याल है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि अगले 1-2 महीनों में हमें मजीद पता चलेगा। अगर वहां पे मेजर चेंजेस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो देखना होगा कि वो आगे कितना उस, क्योंकि इस हद तक तो हमने देखा है कि जो आपके मुस्लिम ममालिक हैं, चाइना हो, सऊदी अरब हो, उन तमाम ममालिक ने आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश की है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आपके मामला ठीक नहीं है तो आप अपनी स्टेबिलिटी लेकर आए। तो इस हद तक तो उनकी कामयाबी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या आईएमएफ का कर्ज नहीं मिला, वो तो मिल गया। आईएमएफ क्या पैकेज में आप चले गए? क्या उन तमाम चीजों के नतीजे में एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? एससीओ कॉन्फ्रेंस तो हुई, तो लोगों के साथ आपके जो मिलना मिलाना था वो जारी था, लेकिन क्या उसके नतीजे में कोई सरमायाकारी हुई? सरमायाकारी नहीं हुई। तो ये बड़ा एक मिक्स सा ब्लेंडर आपको नजर आता है कि जिसमें आप ये तय नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कामयाब है, एग्जैक्टली वो नाकाम है। बहरहाल कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मानी भी रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में उसका ज्यादा बेहतर अंदाज में पता चलेगा। अब एक तरफ देखा जाए तो जिस तरह इंटरनेशनली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहुत से ममालक हैं, वो अपने कंसर्न शो करवा रहे हैं, पूरी दुनिया को होते हैं जहां भी इंसानी हकूक की पामालियां होती हैं। दूसरी जनब हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त वीजा फ्री हो रही है। बहुत से ममालक वीजा फ्री कर रहे हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जबकि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी क्लास पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुई, सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से निकल के गए। और साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी भी आयद कर दी है वीजों के हवाले से। मुख्तलिफ शहरों को भी इसमें नॉमिनेट कर दिया गया है। अब क्या समझते हैं इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, या फिर ओवरऑल हमारी क्या पोजीशन है कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि हमारी जितनी भी पढ़ी लिखी क्लास है वो मुल्क छोड़ रही है, और फिर दूसरे ममालिक हमें वीजे के ऊपर पाबंदियां भी लगा रहे हैं उस दौर में जब ममालिक वीजा फ्री हो रहे हैं। जी, ये जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, उसी से ये आपका सवाल लिंक्ड है बेसिकली।
बिल्कुल, जब आपके मुल्क में मुख्तलिफ इंडिकेटर्स इस तरह के शो हो रहे होते हैं कि जिसमें आप इंसानी हुकूक की जो पाबंदियां हैं उसके हवाले से आप देखिए, आज़ादी सहाफत को आप देखिए, अगर आप अदालतों की परफॉर्मेंस को देखें, तो ये तमाम चीजों को जब आप जज कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली माइनॉरिटीज के साथ जो आपके वाकयात हैं उनको आप देखें, तो ये सारी चीजों को जब आप जज कर रहे होते हैं तो आपका अगर एक जाहिर है हमारा इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो उसका असर जो है वो हमें इन पाबंदियों की सूरत में इस तरह की नतीजों में नजर आता है कि जी हमारे ऊपर वीजे के ऊपर शराइत और सख्त हो जाती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये अगेन वही बात है कि अनफॉर्चुनेट चीज है, हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क का नाम रोशन हो, हम आगे बेहतरी की तरफ जाएं बजाय इसके कि हम पस्ती की तरफ जाएं। लेकिन ये बहुत एक सीरियस थ्रेट है वकार, जिसका आपने जिक्र किया कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि आपकी जो मुल्क की क्रीम है, जो आपकी पढ़ी लिखी क्लास है, वो आपसे इस कदर मायूस हो चुकी है कि वो पहले भी लोग जाते थे, मैं ये तो नहीं कह रही कि ये अभी बस होना शुरू हुआ है, पहले कोई नहीं जाता था, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग अब बाहर मूव कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये एक सीरियस थ्रेट है। क्या इसका मतलब ये है कि लोग अब बिल्कुल होपलेस हो रहे हैं इस सिस्टम से, क्रेडिबिलिटी तमाम जो इदारे हैं उनके हवाले से बिल्कुल वो जीरो होती चली जा रही है कि लोगों को अब इस निजाम से कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि ये कभी बेहतर हो सकेगा, या उन्हें ये नहीं महसूस होता कि उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो सकता है। तो वो इन चीजों से अब परेशान होकर इसमें सिर्फ ये आफियत जानते हैं कि इस मुल्क से निकला जाए, और उसका नतीजा में ही नजर आता है कि हमारे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बिल्कुल तालीम याफ्ता तबका है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे मुख्तलिफ जो तबकात में काम करने वाले लोग हैं शोबों में, वो अब अगर मूव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक सीरियस थ्रेट है। पहले हम देखते थे कि मजदूर तबका ज्यादा जा रहा है, लेकिन अब आपका जो पढ़ी लिखी क्लास है, जिसने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, जिसने सर्व करना है पाकिस्तान को, नहीं निकल वो अगर मूव कर रहा है, जी, वो ही निकल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान वो को ही निकल रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये एक मेरा ख्याल है सीरियस चीज है। अब पहले मैं देख रही थी कि आपकी कैपेसिटी पासपोर्ट बनाने की 20-22 हजार है, आपकी जो एप्लीकेशन हैं वो 50-60 हजार पर डे पे चली गई हुई हैं। तो इतनी तेजी से लोग यहाँ से मूव करना चाहते हैं, और मैं पर्सनली भी, ये कोई मैं सिर्फ उन पे एक जेनेरिक तासुर पे बात नहीं कर रही, आप भी मेरा ख्याल है लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, मैं भी मुख्तलिफ स्टूडेंट से भी मिलती जुलती हूँ और लोगों से जो मेरी, तो हर किसी से आप बात करें तो पहले अगर कोई ये समझता था कि नहीं हमें इधर ही रहना है, हमने इसको ठीक करना है, अब वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते, अब हमें बस जाना है और हम अपना फ्यूचर सिर्फ यही देखते हैं कि चलें इससे बेहतर है कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाए। तो ये एक सोच पनपी है लोगों में, और पिछले कुछ अरसे में जरा ज्यादा तेजी से और गहरी हमें नजर आ रही है। वी जस्ट होप के कुछ चीजें बेहतर हों और लोगों को हम दोबारा कोई उम्मीद दिला सकें। हमें तो हमारी हुकूमत ने कहा कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन चुकी है, माशी जो हमारे अशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो अगर हमारी पढ़ी लिखी क्लास का फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो फिर किसका फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान में? बस जी हमारी अशराफिया का ही फ्यूचर सिक्योर है, बाजार तो यही नजर आता है। स्टॉक में भी तो वही लोग बैठे हुए हैं, अशराफिया के स्टॉक्स लगे हुए हैं जो इस वक्त ऊपर भाग रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप देखिए ना, अगर आप एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं तो आपको कानून और इंसाफ भी मिल सकता है, अगर आप एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं तो आपको अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं, आप अच्छे तालीमी इदारों में भी पढ़ सकते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आगे अच्छे आप जॉब्स भी ले सकते हैं, अपने बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आप एलीट क्लास हैं। लेकिन अगर आप एलीट क्लास से नहीं हैं तो फिर आपने एक ट्विटर अकाउंट पे कोई एक छोटी सी ट्वीट भी अगर कर दी और वो किसी को नागवार गुजरी है तो उस पे भी आपके खिलाफ मुकदमात बन जाते हैं, उस पे भी आपको रोल के रख देते हैं। तो फिर ये जब चीजें होती हैं तो लोग उस चीज के ऊपर ये सोचते हैं कि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, यहाँ पर जो पिसा हुआ गरीब तबका है वो कहीं पे सिक्योर नहीं है, उसको कहीं पे भी सिक्योरिटी नजर नहीं आती अपनी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसकी भी बोली थी, जहां पर लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई दुनिया की बड़ी कंपनी हमारी पीआईए को खरीद लेगी। एक ब्लू वर्ल्ड सिटी जिनके ऊपर खुद कोई 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, उन्होंने महज 10 अरब की बोली लगाकर रोटी छोटी खाकर मामला खत्म कर दिया। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, इस पे वैसे अभी फर्दर मुझे तो मेरा ख्याल है स्टडी करके फिर ही बात करनी चाहिए, लेकिन जो बजाय मैं इधर उधर से चीजें कुछ देख रही थी, नोटिस कर रही थी, तो इसमें बहुत से लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जानबूझ के भी बहुत सी जो ऐसी बोलियां लग सकती थी जो उन्हें बेहतर मिल सकते थे बिडर्स, उनको कहीं दूर रखा गया है और शायद किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।
तो इसका जो एहतमाल है वो बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह पर कि कहीं ऐसा तो नहीं, वरना ऐसा भी क्या कि जो पीआईए आपकी कभी इंटरनेशनली इतनी बेस्ट एयरलाइन होती थी, नंबर वन एयरलाइन हुआ करती थी, आज उसकी ये सूरत हाल है कि उसको खरीदने के लिए कोई आपके पास बिडर ही मौजूद ना हो, और पहली बोली आप उसकी 10 अरब लगा रहे हैं। आपको पता है इस वक्त भी उसके जो यानी जो बोइंग तैयारे हैं और जो ओवरऑल तैयारे हैं, उनकी अगर आप कीमत लगा लें जो इस वक्त मौजूद है ग्राउंड के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो वो भी इस कदर, वो भी मेरा ख्याल है 85 अरब से ज्यादा ही शायद बन जाएगी। तो आप बाकी तो मैं सारे जो मुलाजमीन या इंफ्रास्ट्रक्चर या इन चीजों की तो बात ही नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम उस पे अगर आप सिर्फ बोली लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है सोचने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है। इन्वेस्टिगेशन तो पाकिस्तान में किसी चीज की भी हम खास नहीं देख रहे आजकल। बहरहाल आखिर में बता दें, इमरान खान साहब जेल में हैं, आपको लगता है कि कोई बर्फ पिघल रही है या बर्फ पिघलेगी? और इस्टेब्लिशमेंट, चूंकि मुज़ाकरात जो हैं वो अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होने हैं, तो कोई चीजें आगे बढ़ रही हैं इस हवाले से, या आपको लगता है कि खान साहब कोई जल्द बाहर आ सकते हैं अब बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए? देखिए फौरी तौर पर तो मुझे कोई ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि कोई डील हो रही है या कोई निगोशिएट कर रहा है इमरान खान साहब से जेल में, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। और बल्कि मुझे इंडिकेशंस तो ये मिल रहे हैं कि और ज्यादा सख्ती हो रही है, और बज़ाहिर बहुत सारे लीगली जो केसेस मेरिट पे खत्म भी हुए हैं या मुअत्तल हुई हैं सजाएं, इसके बावजूद भी उनकी रिहाई ऐसे नजर नहीं आ रही कि कोई फौरी रिहाई उनकी हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर सबको पता है कि कोई इस तरह का मामला तो नहीं है कि कोई जेन्युइन केस है और वो अपनी सजा कोई भुगत रहे हैं। ये किस वजह से वो जेल में है, सियासी मुकदमात हैं, अब वो किस तरीके से हल होंगे ये एक अपनी जगह सवाल है। तो बिल्कुल दो ही चीजें हो सकती हैं, दो सूरतें हो सकती हैं वकार मेरी नजर में। तो एक तो ये कि या तो आपकी जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो कोई भी दबाव खातिर में लाए बगैर बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसले करे, तो वो एक अलग चीज है। दूसरी जो चीज हो सकती है वो ये है कि आपका जो जैसे पीटीआई ने एक एहतजाज प्लान कर रखा है इस तरह से, तो कोई अवामी दबाव इस तरह का बन जाए जिसके नतीजे में फिर कोई बातचीत करनी ही पड़े जो इस निजाम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको, और फिर उसके नतीजे में कोई ऐसी चीज हो जिसके नतीजे में कोई जेल का दरवाजा खुल जाए। तो ये दो ही ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आप ये समझे इस वक्त ना किसी के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है कि जिसकी वजह से वो इमरान खान पे दबाव डाले कि चलो भाई अब बातचीत करो और बात खत्म करें, और ना ही इमरान खान इस वक्त ऐसी किसी ऐसे थक चुके हैं कि वो कहें कि चलो जी किसी भी तरह से ही मैं बाहर आ जाऊं। उनका भी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, वो अपनी जगह पर उसी तरह खड़े हुए हैं, उस मौकिफ के साथ खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ भी कोई नरमी मुझे नजर नहीं आती। तो अब या तो हालात में कोई तीसरी चीज नजर आए, तब्दीली, कोई दबाव, चाहे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की सूरत में हो, चाहे वो अवामी दबाव की वजह से हो, चाहे वो कोई बैन अवी दबाव की वजह से हो, ये मैं नहीं जानती। क्योंकि बाज़ हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री रही है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ऐसे मौकों पर आके कोई ना कोई किरदार अदा करते हैं। तो अगर ऐसी कोई तीसरी चीज होती है तो उस सूरत में कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन एज इफ नाउ ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये अफरीदी साहब का ऑप्शन आपको क्या लगता है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको लगता है कि ये एक नरमी का ऑप्शन है? वकार बड़ी मजे की बात है, मैंने उनके बारे में लिखा था कि जो बाजुकात अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं ना, उनके बारे में कुछ भी कहना बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि कुछ लोगों का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसको आप देखते हुए एंटिसिपेट कर लेते हैं, कोई प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि भाई ये बंदे का ये रिकॉर्ड है तो ये कर सकता है। लेकिन याया अफरीदी साहब जो है उनका, अगर आप रिसेंट कुछ केसेस में देखें उनके जजमेंट या उनका कुछ माइंड रीड करने की कोशिश करें, तो वो तो हमें कुछ नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन यस, जब से उन्होंने हलफ उठाया है और उसके बाद से कुछ चीजें जो उन्होंने की हैं सिंबॉलिकली, वो तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जो ख्वाहिशात थी वो कोई पूरी होती नजर नहीं आती, या उनके जो मकासद थे 26वीं आईनी तरमीम करने के, वो उस तरह से शायद सर्व ना हो सके। बजाहिर तो ऐसा लगा है जो उन्होंने स्टार्ट लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट हिम। अभी थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा, खास तौर पर पहला जो इम्तिहान है वो तो यहीं पे पता लग जाएगा जब 26वीं आईनी तरमीम की बात होगी, आईनी बेंच की बात होगी, तो वहीं पे काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि वो आगे कौन सा ट्रैक लेने वाले हैं। लेकिन वो बड़ी दिलचस्प शख्सियत मुझे महसूस होते हैं क्योंकि वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है।
एक तरफ ट्रिब्यूनल की तलवार लटक रही है हुकूमत के सर पर, वो भी अदालतों में ही है। दूसरी जनाब मुस्लिम लीग नून का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस भी आर्मी चीफ को उन्होंने लगाया लंका उन्होंने ढाई इनकी। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसे ही होता रहा। तो ये अनप्रिडिक्टेबल, कहीं ट्रिब्यूनल की तलवार ही ना लटका दे इन पर। आपको लगता है कि ये खतरा जिंदा रहेगा मुस्लिम लीग नून के सर पर? देखिए वकार, जब कोई आपने सीधे तरीके से चीज हासिल ना की हो, कोई चोरी की हो या कोई आपने गड़बड़ की हो, तो वो खदशा तो आपको हमेशा रहता ही है, जो सीधी बात है। जब कोई आपको लगता है कि किसी आपने गलत तरीके से कोई अचीवमेंट की है, तो फिर आपको ये खतरा रहता है कि वो कोई भेद किसी भी दिन खुल सकता है। ये अपनी जगह बात है, लेकिन इसके ऊपर हतमी राय तो नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई ने बहुत सारी जो अपनी दरखास्तें थी उनको होल्ड पे रखा हुआ था, और जैसे ही काजी साहब गए हैं उसके बाद वो दरखास्तें दायर हुई हैं, चाहे वो मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो, या अभी उन्होंने ट्राइब्यूनल के ऊपर नजरसानी दरख्वास्त जो दायर की है वो भी। इवन उन्होंने तो बल्ले की जो नजरसानी वाली दरख्वास्त थी वो भी नहीं परसू की थी, लेकिन काजी साहब तुले हुए थे कि नहीं, वो उसका नजर थानी का भी फैसला करके ही जाएंगे। तो पीटीआई ने डेलिबरेटली बहुत सारी दरखास्तें जो थी वो अपनी होल्ड पे रखी हुई थी कि काजी साहब एक दफा चले जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद हम नई जो जुडिशरी होगी उसके सामने बहुत सारी चीजें रखेंगे। तो उनको बजाय यही होप थी कि जिस अंदाज से काजी साहब सर्व कर रहे थे, शायद कोई और भी और बैठे आके वो शायद उस लेवल तक जाके सर्व ना करे इस हुकूमत को। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। मेरा ख्याल है कि ये काफी हद तक मैं इस बात से वैसे एग्री करती हूँ कि कोई भी हो उनकी जगह, काजी साहब नहीं है तो डिफरेंस तो एक रहेगा हुकूमत के लिए। अब वो कितना लीथल या कितना तेजी से हो सकता है वो आने वाला वक्त बताएगा, और हो सकता है कि ना भी कोई फर्क पड़े, जैसे चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन जितना काजी साहब प्रोटेक्ट करके बैठे हुए थे, शायद उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन ना हो। छोटे मोटे मामलात में तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि अदलिया आपको कुछ डिफरेंटली बिहेव करती नजर आए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।